हमज़ाद एपिसोड नंबर 17। हमज़ाद कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं था। मैं बड़बड़ाया। ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर मैं उलझन में मुब्तला हो गया। आखिर हमज़ाद क्या कहना चाहता था जो वो कहते कहते रुक गया? वो बेसबब तो कहीं नहीं गया होगा, मैं सोच रहा था, मगर मुझे उसके बारे में तशवीश ज़रूर थी। इसलिए मैंने आंखें बंद करके उसका तसव्वुर किया ताकि मालूम कर सकूं वो कहाँ है। मैंने हमज़ाद को एक पुरानी और नीम शिकस्ता सी हवेली में दाखिल होते देखा। हमज़ाद के आगे बढ़ते बढ़ते एकदम चौंका। गालबन इससे पहले कि वो कुछ कहता मेरे होंठों को हरकत हुई। मैं जानता हूँ तुम यकीनन किसी ज़रूरी काम से ही मुझसे जुदा हुए होगे। तुम जिस गरज से रवाना हुए हो वो पूरी करो, मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। हमज़ाद ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के ज़रिए वो सब कुछ सुन लिया जो मैंने उससे कहा था। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा था कि हमज़ाद को देखकर उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं अपना सिलसिला तसव्वुर मुंतक़े कर दूंगा। तजस्सुस ने मुझे ऐसा ना करने दिया। मैं फौरी तौर पर जानना चाहता था कि हमज़ाद मुझसे बात करते करते अचानक कहाँ गायब हो गया और क्यों। मेरा तसव्वुर हमज़ाद के ताक़ुब में था। हमज़ाद नीम तारीक वाला अबूर करके हवेली में दाखिल हुआ और दाएं तरफ बने हुए एक बड़े से कमरे में घुस गया। कमरे के फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे और दीवार के सहारे गाव तकिए रखे थे और एक तरफ बड़ी सी मसहरी पर कोई नौजवान और खूबसूरत शख्स नीम दराज था। ये नौजवान मेरे लिए अजनबी था। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। कमरे में नौजवान के अलावा दो अफराद और भी मौजूद थे जो गाव तकियों से कोहनियाँ टिकाए नौजवान से मसरूफ़े गुफ्तगू थे। हमज़ाद के कमरे में दाखिल होते ही ना जाने क्या हुआ, उन सब के चेहरों पर खौफ सा नज़र आने लगा। शायद उन्होंने कमरे में किसी नादीदा वजूद को महसूस कर लिया था। वो सभी बहुत गौर से हर सिमत का जायज़ा ले रहे थे। वो आपस में गुफ्तगू करते करते अचानक रुक गए। उनके चेहरों से अजीब सी उलझन का अजहार होने लगा। कोई ऐसी उलझन जिसका अजहार वो एक दूसरे से नहीं कर सकते थे। आखिर वो कहते भी क्या? बस गैर महसूस तौर पर कमरे की फ़िज़ा उन्हें भारी भारी महसूस होने लगी। मैं इस बात से बेखबर था कि नदीदा हस्तियाँ नज़र ना आने के बावजूद किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देती हैं। उसके साथ नदीदा हस्तियाँ ख़ुसूसन हमज़ाद इस बात पर भी कादर होते हैं कि अपने वजूद का एहसास ना होने दें। मगर जब हमज़ाद ने उन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाया तो यकीनन ऐसा करने में उसकी कुछ मसलहत ज़रूर होगी जिससे मैं बेखबर था। मैंने देखा कि हमज़ाद नौजवान की आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा है। नौजवान जैसे ख्वाब के से आलम में एक ही सिमत देखे जा रहा था। फिर यही अमल कमरे में मौजूद बकिया दो अफराद के साथ भी दोहराया गया। कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन हमज़ाद ने उसे खोलना ज़रूरी ना समझा क्योंकि वो इस बात पर कादर था कि बंद दरवाज़ों से गुज़र सके, और वो बंद दरवाजे से भी गुज़र गया। मेरा तसव्वुर अभी तक उस कमरे तक महदूद था। मैंने देखा कि हमज़ाद के जाने के बाद वो सभी एकदम चौंक पड़े और एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हुए बोले, क्या हो गया था हमें? हम बातें करते करते एकदम खामोश क्यों हो गए? पता नहीं क्या हुआ था। मुझे बस जैसे किसी ने मेरी कुव्वते गोयाई सलब कर ली थी। मसहरी पर नीम दराज नौजवान ने उठते हुए कहा, यही हमने भी महसूस किया। बकिया दो ने भी कहा, कहीं ये मकान असीब ज़दा तो नहीं? फर्श पर बैठे हुए मुतवस्सत उम्र शख्स ने कहा।
तुम्हें खैर ऐसी कोई बात नहीं। मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ अक्सर सरकारी मेहमान आकर ठहरते ही रहते हैं। नौजवान ने जवाब दिया। उनकी बातों से मुझे उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कौन है, हमजाद उनके पास क्यों और किस गरज से गया था, और मुझसे या हमजाद से उन लोगों का क्या ताल्लुक़ है। मैं उसी ताल्लुक़ की तलाश में वहाँ तक गया था और मैंने ताल्लुक़ तलाश कर लिया। हमजाद की आवाज़ ने मेरा सिलसिला तसव्वुर को मुंतक़े कर दिया और मैंने एकदम आंखें खोल दी। मैं उन लोगों में उलझ कर ये भूल ही गया कि चंद ही लम्हों बाद खुद हमजाद मुझ तक पहुँच जाएगा और मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये मुमकिन था कि रज़िया को इस हाल में छोड़ दिया जाए और किसी दूसरे के ज़रिए आपके लिए जिस्म हासिल करने की कोशिश की जाती, लेकिन अब ऐसा करना खुद रज़िया के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैं सोच रहा था कि जब रज़िया के दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत ही नहीं रही तो उससे दोबारा राब्ता पैदा करना बेसूद है। मुमकिन है कि वो जो नई ज़िंदगी कबूल कर रही है वो उसके लिए खुशगवार मुस्तकबल की ज़मानत हो। रज़िया ने आपके लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली थी। अगर अब उसका घर बस रहा था तो मैं आपसे एसार की दरख्वास्त करता, मगर अब ऐसा हुआ तो वो तबाह हो जाएगी। हमजाद मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए बोला। रज़िया के बारे में मेरा तजस्सुस कुछ और बढ़ गया। हमजाद ने रज़िया के बारे में जो कुछ सोचा था उससे मुझे भी इत्तफाक था, और ऐन मुमकिन था कि अगर हमजाद मुझे मशवरा देता कि रज़िया को इस हाल पर छोड़ दूं तो मैं उसकी बात मान लेता। मैं उसकी ज़िंदगी तबाह होने का सबब था। अगर दोबारा ऐसे मौके पैदा हो रहे थे जिनसे वो बेहतर और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। और इस सूरत में तो किसी परेशानी की बात ही नहीं रह जाती, जबकि हमजाद इस बात पर भी आमादा था कि मेरे लिए वो किसी और ज़रिए से जिस्म हासिल कर लेगा। रज़िया ने माजी में मेरे लिए कुर्बानी दी थी और अब मुझे उसके लिए कुर्बानी देने में कोई आर नहीं होता था। ये सब कुछ होता और मैं किसी तरह अपने जी को समझा लेता। इस तरह मेरे बच्चे मुस्तकबिल बेहतर होने के बारे में भी अमकानात थे कि उसे भी एक सहारा मिल जाता। लड़कियां सारी उम्र माँ बाप के घर नहीं गुजार सकती, मुझे इस बात का बखूबी एहसास था। मजबूरी की बात दूसरी है। हर शख्स अपने माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मुतमनी होता है। अगर रज़िया के माँ बाप की ये ख्वाहिश थी तो उसे किसी तरह बेजा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मुझे हमजाद से जो कुछ मालूम हुआ उसे जानने के बाद अगर मैं रज़िया को उसके हाल पर छोड़ देता तो ये उस पर मज़ीद जुल्म होता। उसके दिल में दोबारा आपकी मोहब्बत पैदा की जा सकती है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमजाद ने कहा, हाँ, मेरे ख्याल में यही इस मसले का हल भी है, मगर वो कुछ कहते कहते रुक गया। आप कुछ कहते हुए क्यों हचकिचा रहे हैं? किसी की तकदीर बदलना ना मेरे इख्तियार में है ना आपके। मैं अपनी पुरस्रार कुव्वतों को उसी हद तक बरोए कार ला सकता हूँ जहाँ तक अमकान में हो। जिन खतूत पर हमने सोचा है उनमें रज़िया का मुस्तकबल क्या बनेगा ये एक अलग मसला है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस तरह एक तरफ तो आप एक जिस्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ रज़िया का भी मुमकिन तबाही से बचना मुमकिन हो सकेगा। फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारी पहली ज़रूरत अपनी तकमील है, बाद में जो कुछ होगा उसे संभाला जा सकता है। मुमकिन है वक्ती तौर पर हालात हमारे काबू में ना रहें, इसलिए मेरी तमाम पुरस्रार कुव्वतें उस वक़्त तक बहाल नहीं हो सकेंगी जब तक आप नए जिस्म से पूरी तरह रब्बत पैदा ना कर लें। इस दौरान रज़िया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलात पर बाद में काबू पाया जा सकता है। हमजाद की गुफ्तगू से मेरे दिल में पैदा होने वाले अंदेशे और वसवसे ख़त्म हो गए।
رضیہ کے بارے میں اس سے مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرے دل میں مستقبل کے بارے میں ایک تجسس بہرحال برقرار تھا کہ نہ جانے وہ سب کچھ ہو پائے یا نہ ہو پائے جو میں نے اور حمزاد نے سوچا اور طے کیا ہے۔ اس میں شک نہیں، ہم نے جو کچھ سوچا تھا اس میں ہمارے مقصد کو افضلیت حاصل تھی۔ اسے ایک طرح سے خود غرضی بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس وقت میں جن حالات سے دو چار تھا اس میں اس کے علاوہ اور کچھ ممکن بھی نہیں۔ جس نوجوان کو میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر دیکھا تھا اس کا نام سرفراز تھا۔ اس کے ساتھ رضیہ کی شادی طے ہوئی اور بقیہ دو افراد اس کے ساتھی تھے۔ سرفراز نے اپنے بارے میں رضیہ کے والدین کو بتایا کہ اس کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور وہ وہاں کے ایک رئیس کا لڑکا ہے۔ سرفراز کے بیان کے مطابق وہ اپنے کچھ دوستوں سے ملنے بدایوں آیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک دریچے کی طرف اٹھ گئی جس میں اس نے رضیہ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اپنا دل گنوا بیٹھا۔ سرفراز نے اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا اور جب اسے بتایا گیا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا اور پسند کیا ہے وہ کیسی ہے تو اس کے دل کو صدمہ ہوا، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس کے دوستوں نے رضیہ کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک بچے کی ماں ہے اور اس پر اسے کے منگیتر کے قتل کا الزام بھی ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد سرفراز نے پہلے تو رضیہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے مجبور ہو کر اپنے دوستوں کو رضیہ کے والد کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ پہلا تو رضیہ کے والد سخت متعجب ہوئے اور انہوں نے سرفراز کے دوستوں کو سمجھایا، لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ سرفراز کو رضیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود فوری طور پر شادی کے لیے رضامند ہے تو رضیہ کے والد بھی مان گئے۔ انہیں تو جیسے ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل رہی تھی۔ انہوں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے سرفراز کے بغیر میں بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر اسے دیکھے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ سرفراز کے دوستوں نے ان سے سرفراز کو دیکھنے کے لیے کہا اور جب وہ سرفراز سے ملے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تو سرفراز کے لباس اور واضح قطع سے بہت متاثر ہوئے اور دوسرے دیکھ کر بھی نہال ہو گئے کہ لڑکا کنوارا بھی تھا، بے انتہا خوبصورت بھی۔ پھر سرفراز کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ لکھنؤ میں سرفراز کا خاندان معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سرفراز کے والد صاحب جائیداد اور دولت مند افراد میں سے ہیں۔ عام صورت میں بھی رضیہ کے والد کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ انہیں اپنی دانست میں اتنا بڑا رشتہ مل جاتا۔ اگر رضیہ بالکل کنواری بھی ہوتی تو وہ اس رشتے کے لیے فوراً رضامندی ظاہر کر دیتے، اور اس صورت میں جب کہ رضیہ جیسی لڑکی کو کوئی بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں، یہ رشتہ ان کے لیے نعمت خداوندی تھا۔ ان کی باچھیں کھل گئیں، انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے دن پھر گئے ہوں۔ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے کا تھا۔ دونوں ہی طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ ادھر سرفراز بھی شادی کے لیے جلدی کر رہا تھا، ادھر رضیہ کے والد خود اسی کوشش میں تھے کہ جلد از جلد رضیہ کو سرفراز کے سر مونڈ دیں، اس سے پہلے کہ سرفراز کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد تو سبھی اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سرفراز کو رضیہ کے ساتھ نبھانا ہی پڑے گا۔ اس لیے جب سرفراز نے ان سے کہا کہ وہ دانستہ اپنے والد کو یا دوسرے عزیزوں کو اس شادی میں شریک نہیں کرنا چاہتا تو رضیہ کے والد فوراً یہ بات مان گئے۔ سرفراز نے ان سے کہا کہ اگر اس نے اپنے والد اور دوسرے عزیزوں کو اس سلسلے میں پہلے سے کچھ بتایا، انہیں یہاں بلایا، تو یہ شادی کبھی نہ ہو پائے گی، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے شادی سے پہلے چھان بین کریں گے اور اس طرح رضیہ کے بارے میں انہیں بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس صورت میں وہ کبھی بھی شادی کے لیے اجازت نہیں دیں گے، لیکن رضیہ سے شادی ہونے کے بعد اگر انہیں رضیہ کے بارے میں معلوم بھی ہو
تو وہ مجبور ہوں گے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ سرفراز کی یہ دلیل رضیہ کے والد کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسی وقت کہہ دیا کہ اگر سرفراز اپنے والد اور عزیزوں کو شادی میں شریک نہیں کرنا چاہتا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ رضیہ کے والد اس بات سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے سرفراز کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، کہیں اس طرح ان کو کچھ سن گن نہ ہو جائے اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ انہوں نے سرفراز اور اس کے دوستوں کے بیانات پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اپنی جگہ مطمئن تھے۔ انہوں نے سرفراز کو صاف صاف یہ بتا دیا کہ ان کے پاس سوائے لڑکی کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ انہیں شادی کی تیاری کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ جو کچھ پہلا کیا دھرا ہے اسی سے کام نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ واقعی ان کے پاس رضیہ کو جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ انہیں سرفراز کے مقابلے میں اپنی کم حیثیت ہونے کا احساس تھا۔ سرفراز تو جیسے شادی کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اس نے رضیہ کے والد کی ہر بات بے چون و چرا مان لی۔ سرفراز کے دوست بھی بدایوں میں صاحب حیثیت افراد میں شامل تھے اور ان کے انگریز افسران سے بھی تعلقات تھے۔ اسی بنا پر شادی سے 3 دن پہلے انہوں نے عارضی طور پر سرفراز کو وہ سرکاری عمارت مستعار دلا دی تھی جس میں اکثر انگریز افسران آ کر ٹھہرتے تھے۔ یہ عمارت پرانی اور شکستہ حال ہونے کے باوجود اندر سے بہت وسیع اور آرام دہ تھی۔ سرفراز کو یہاں ہر طرح کا آرام میسر تھا۔ سرفراز نے خود کو واقعی ایک رئیس زدہ ثابت کیا تھا۔ وہ خاصا فضول خرچ بھی تھا اور اس کی فضول خرچی اس وقت تو عروج پر تھی جب وہ رضیہ کے والد سے ملتا تھا۔ وہ صورت و شکل سے بھی ایک رئیس زادہ ہی لگتا تھا۔ سرفراز اور اس کے دوستوں کی خواہش پر اس کی شادی کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا اور رضیہ کے والد سے کہہ دیا گیا کہ نکاح کے وقت قاضی کے علاوہ صرف وہ لوگ موجود ہوں جو بصیت بے حیثیت گواہ یا وکیل کے ضروری ہوں۔ رضیہ کے والد اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے۔ سرفراز کا ارادہ شادی کی دوسری ہی صبح بدایوں سے روانہ ہو جانے کا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اس نے رضیہ کے والد سے کہہ دیا کہ طاہر ہے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور اب اگلے دن سرکاری مہمان خانے میں نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔ یہ سب تو وہ حالات تھے جو ظاہر میں تھے۔ اگر حقیقتاً ایسا ہی ہوتا تو رضیہ کے بارے میں حمزاد کو یا مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سرفراز مکمل فراڈ تھا۔ وہ بردہ فروشوں کے ایک ایسے گروہ کا اعلی کار تھا جو صرف ہندوستان گیر بنیادی پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بردہ فروشی کا کاروبار کرتا تھا۔ سارے ہندوستان میں انہوں نے اپنے گرگے چھوڑ رکھے تھے جو کسی نہ کسی بہانے لڑکیوں کو پھانس کر ان تک پہنچا دیتے تھے۔ اس گروہ کا مرکز بمبئی میں تھا۔ سرفراز جیسے خوبصورت نوجوان کو وہ بڑی بڑی تنخواہوں پر اپنے گروہ میں ملازم رکھتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو چمکاتے تھے۔ میں نے سرفراز کے ہمراہ 2 افراد کو دیکھا تھا، ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ بظاہر وہ سرفراز کے ہمراہ نوکروں کی سی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن ان کا کام سرفراز کی نگرانی کرنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ شکار کی نشاندہی کریں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی کسی ایسی ویسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ سرفراز کو لے کر بدایوں بھی وہ کسی شکار پر آئے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی نظر رضیہ پڑ گئی۔ تقریباً ہر شہر میں ان کے نوکروں کے سرمایہ داروں کے اوباش لڑکوں کو پھانس رکھا تھا جن کے لیے وقتاً فوقتاً وہ سامان عیش فراہم کر کے بھاری رقمیں بھی اینٹھتے رہتے تھے اور اس طرح انہیں اس شہر میں ایک اچھا ٹھکانہ بھی ہاتھ آ جاتا تھا۔ اور جب کسی شکار کو پھانسنے کی نوبت آتی تو یہی مقامی افراد ان کی ہر طرح مدد بھی کرتے جنہیں سرفراز کا دوست ظاہر کیا گیا۔ وہ بھی بدایوں کے ایسے ہی اوباش نوجوان تھے۔ سرفراز بظاہر جتنا
بھولا بالا معصوم اور شریف نظر آتا، در حقیقت اندر سے وہ اتنا ہی عیار، فتین اور دھوکے باز تھا۔ اس کے فریب کا یہ عالم تھا کہ وہ اس گروہ کے افراد کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا تھا جو اسے شہزادوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے روپیہ پیسہ فراہم کرتے رہتے تھے۔ وہ اس قدر خسیس اور روپے کا لالچی تھا، لالچ کی اس سرگزشت میں داخل تھی کہ وہ جب کسی لڑکی کو شکار کرتا تو اس کی طاق میں رہتا کہ موقع ملنے پر اسے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ فروخت کر دے جو اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکے۔ ایک آدھ بار وہ اپنے گروہ کو جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس کا یہ مزاج گروہ کے سرکردہ افراد سے نہ چھپ سکا۔ اس کی نگرانی پہلے کی نسبت سخت کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کام دکھا جاتا۔ رضیہ کے سلسلے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ادھر تو اس کے گروہ کے افراد نے یہ پروگرام بنایا کہ شادی کی پہلی رات گزرتے ہی صبح وہ سرفراز اور رضیہ کو لے کر رفو چکر ہو جائیں۔ ادھر سرفراز نے ایک اور ہی منصوبہ بنایا۔ اس نے رضیہ کو دیکھتے ہی اور معاملہ طے کر کے بردہ فروشوں کے ایک اور گروہ سے رضیہ کا سودا کر لیا، اور یہ سب کام اس نے اس احتیاط سے انجام دیا کہ اس کے گروہ کے ان افراد کو اس پر ذرا برابر بھی شبہ نہ ہو پایا، جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اس نے آدھی رقم پیشگی بھی وصول کر لی تھی، اور وہ لوگ بھی رضیہ کو کسی نہ کسی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان سے سرفراز نے یہ پروگرام طے کیا کہ وہ نصف شب کے قریب اس حویلی میں داخل ہوں گے۔ حویلی کا صدر دروازہ انہیں کھلا ملے گا، پھر وہ سیدھے اس کمرے کے دروازے تک پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں پوری تفصیل سرفراز نے انہیں سمجھا دی تھی۔ 3 بار مخصوص قسم کا کھٹکا سننے کے بعد سرفراز ان کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ پھر وہ لوگ بقیہ رقم ادا کرنے کے بعد رضیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھانے سے پہلے اسے پلنگ سے باندھ دیں گے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر چلے جائیں گے، تاکہ صبح جب اس کے گروہ کے افراد سرفراز تک پہنچیں تو سرفراز انہیں رضیہ کی اغوا کی فرضی داستان سنا سکے۔ اس طرح سرفراز ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے گروہ کے افراد کو مطمئن کر دیتا اور دوسری طرف رضیہ کو ایک اور گروہ کے ہاتھ بیچ کر لمبی رقم اینٹھ لیتا۔ بظاہر سرفراز کا منصوبہ قطعی مکمل تھا۔ حمزاد جو مجھ سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم غائب ہو گیا تھا، تو اسی سبب غائب ہوا تھا کہ کم از کم اس شخص سے مل کر اس کا ذہن پڑھ لے جس کے ساتھ رضیہ کی شادی ہونے والی تھی، کہ آیا وہ شخص کون ہے اور رضیہ جیسی لڑکی سے شادی پر کیوں مصر ہے۔ حمزاد کا مشورہ یہ تھا کہ سرفراز کے منصوبوں کو جوں کا توں برقرار رہنے دیا جائے۔ حمزاد نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ پہلے وہ رضیہ سے مل کر اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، پھر وہ آج ہی رات کسی حصے میں رضیہ کو یقین دلا کر اپنی مجبوریوں کی فرضی داستان سنا کر اسے اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ میری خاطر سرفراز کو قتل کر دے، اور جب رضیہ مجھ سے ملے تو میں اس پر سرفراز کا اصل روپ بھی ظاہر کر دوں، تاکہ رضیہ کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو سکے اور وہ میری بات مان لے۔ اس تمام پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ رضیہ میری باتوں سے متاثر ہو جائے اور اس کے دل میں میرے لیے محبت کا وہ انتہائی شدید جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر میں قتل نہ کیا جا چکا ہوتا تو حمزاد کے لیے یہ بہت معمولی بات تھی کہ وہ کسی پر مسلط ہو کر جو چاہے کرا لے، لیکن میرے قتل نے اس کی پرسرار قوتوں کو بھی مفلوج کر دیا تھا۔ حمزاد اس صورتحال میں رضیہ سے جبراً کچھ بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ رضیہ کی ذہنی آمادگی بے حد ضروری تھی۔ حمزاد کے بس میں صرف اتنا تھا کہ وہ رضیہ کے دل میں میری شدید محبت پیدا کر دے، اور اس محبت کی آگ کو تیز کرنا میرا کام تھا، اور پھر اسے سرفراز کے قتل پر آمادہ کرنا بھی میرے ہی ذمہ داری تھی۔ پچھلی بار رضیہ کو اختر کے قتل پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے اور حمزاد کو کافی وقت مل گیا، لیکن اس مرتبہ ہمارے پاس صرف ایک رات تھی۔ اسی ایک رات میں سب کچھ طے کرنا تھا۔
इसलिए मुझे इस बात का भी खदशा लाहक था कि कहीं हमारे तमाम मंसूबा नाकाम ही ना हो जाए। शाम करीब थी और हमजाद उस वक़्त रज़िया के पास रवाना होने के लिए तैयार था। तुम कितनी देर में लौट आओगे? मैंने हमजाद से यूं ही पूछा। मुझे यकीनन वहाँ कुछ वक़्त लगेगा ताकि मैं उसके दिल में हर वो याद ताज़ा कर सकूं जिससे आपका ताल्लुक़ रहा है। आम हालात में यह काम सिर्फ चंद लम्हों का था, लेकिन एक तो इस वक्त मेरी कुव्वतें बहुत कम हैं, दूसरा रज़िया को आमादा करने के लिए हमारे पास वक़्त भी सिर्फ एक रात का है। इसलिए मैं अपनी दानिश में इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि उसके दिल में इंतहाई शदीद मोहब्बत पैदा कर सकूं, ताकि बाद में आपके लिए ज़्यादा काम बाकी ना रहे। हमजाद ने जवाब दिया, तुमने मुझे अभी तक आइंदा रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तुमने जो कुछ सोचा है और मुझे बताया है उस पर अमल किस तरह होगा। मुझे आइंदा रात की फ़िक्र अभी से लग गई, क्योंकि मेरी नज़रों में वो मंजर घूम गया था जब पिछली मर्तबा मुझे अख्तर का जिस्म अपनाना पड़ा था। वो लम्हे मैं नहीं भूला था, वो बड़ी अज़ियतनाक लम्हे थे। कल रात जो कुछ होगा उसे मुझ पर छोड़ दिए, अभी आज रात का मसला तय होने दीजिए। हमजाद ने जवाब दिया। गालबन हमजाद कल रात के बारे में गुफ्तगू से इसलिए इज्तनाब बरत रहा था कि कहीं मैं अभी से खौफ में मुब्तला ना हो जाऊं। मुझे उसके टालने से यही अंदाज़ा हुआ, मगर जो कुछ होना था वो बहरहाल होना था, और हमजाद की कुव्वतें भी बदस्तूर सलीब रहती और ऐसी बेकैफ बेमकसद ज़िंदगी से मौत बेहतर थी। मैं यही सब कुछ सोच कर खामोश हो गया और हमजाद मुझसे इजाज़त तलब करके खानकाह से बाहर निकल गया। हमजाद के रवाना होते ही मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस चेहरे को देखूं जिसे देखे बरसों गुजर चुके थे। क्या अब भी उसके चेहरे पर वही ताजगी, वही बहार है? कि अब भी उन बड़ी बड़ी आंखों में वही ख्वाब की बातें हैं? कि अब भी उस जिस्म में वही लोच और होंठों में वही मसीहाई है? मेरे तसव्वुर की सतह पर रज़िया का चेहरा उभरने लगा और उसी के साथ मेरे समाज से एक मासूम आवाज़ टकराई, अम्मी अम्मी। मैंने रज़िया के रुखसार की तरफ बढ़ते हुए दो होंठ देखे। शरीर कहीं का, रज़िया की आशना आवाज़ ने मुझे बरसों पीछे धकेल दिया। तसव्वुर का दायरा वसी हुआ। रज़िया ने बच्चे को दूर हटाते हुए प्यार से झिड़का, हम पाल लेंगे अम्मी का, पाल लेंगे। बच्ची ने जिद की और रज़िया ने अपनी रफ्तार बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। बच्चे के खदूखाल हूबहू मुझ जैसे थे। मेरी उम्र घटकर सिर्फ 5-6 बरस रह गई थी। मैं उससे ज़्यादा कुछ देखने की ताब ना ला सका। मैंने महसूस किया कि मेरी पलकें बोझल हो चुकी हैं। आंसुओं के 2 कतरे मेरे रुखसारों से ढलक कर खानकाह के फर्श पर गिरे। मोहब्बत के आंसू, एक बाप के आंसू जो अपनी औलाद को औलाद नहीं कह सकता था। मुझे अपने बच्चे की भोली भाली मासूम सूरत बहुत अच्छी लगी। काश मैं उसे प्यार कर सकता, मगर यह सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी भी हो सकती थी और ना तमाम भी रह सकती थी। इसी ख्वाहिश ने मुझे मुस्तकबल के अंदेशों में गुम कर दिया। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस होने लगी। मैं किस कदर पत्थर दिल और खुद गर्ज हूँ। मैंने रज़िया से बिछड़ने के बाद ना तो कभी याद किया है और ना ही कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा। रात की आमद के साथ मेरी सांसें तेज़ होती चली गईं। हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। रज़िया मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। हमजाद ने उसे बताया था कि निसफ शब के करीब वो फिर आएगा और रज़िया को ले जाएगा। हमजाद की कुव्वतों के तफ़ैल मेरी मोहब्बत ने रज़िया के दिल में इस हद तक पाँव जमा लिए थे कि उसने हमजाद से ये पूछने तक की जहमत ना की कि हमजाद कहाँ और क्यों ले जाना चाहता है। हमजाद जब रज़िया से मिलकर आया तो उसने कहा था कि रज़िया को इसने मोहब्बत की इस शिद्दत से पहुंचा दिया है जहां पहुंचकर हर लड़की सिवाय अपने महबूब के कुछ और सोचने की अहमियत नहीं रखती। सामने वाली छोटी ताक में चिराग रोशन था और मेरी आंखें खानकाह में दाखिल होने वाले मेहराबी दरवाजे पर लगी हुई थी। हालांकि हमजाद को रवाना हुए अभी सिर्फ चंद लम्हे गुजरे थे। वो अपने हमजाद रज़िया को लेकर आने वाला था। इंतज़ार का एक एक लम्हा मुझे अपनी रूह पर बोझ महसूस हो रहा था, जैसे वक़्त अपनी जगह ठहर गया था।
लेकिन इसके बावजूद मुझे एक धड़का भी लगा हुआ था कि अगर रज़िया आमादा ना हुई तो क्या होगा। इस बार मैं जल्द से जल्द अपनी तकमील चाहता था। मैं पारा से मुकाबले के दौरान जब से मैं एक टांग से माजूर हुआ था, ज़िंदगी का लुत्फ़ ही गारत हो गया था। मोहताजों की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मैं एक तवील अरसे तक अपने वजूद को बैसाखियों के सहारे इधर से उधर घसीटे फिर रहा था, मगर मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह चल सकूं। अब इस माजूर टांग ही से क्या, मुझे अपने पूरे जिस्म से निजात मिल चुकी थी। मेरे जहन में मुस्तकबल के खुशगवार लम्हे घूमने लगे जब मैं दूसरों की तरह सीना तान कर चल सकूंगा। मेरे इस एहसास को वो लोग बेहतर तौर पर समझ तक सकते हैं जो किसी सबब अपने किसी जिस्मानी हिस्से के बेकार हो जाने से माजूर हो चुके हैं, या वो लोग जो अपने सीनों में दर्दमंद दिल रखते हैं। हवा के एक झोंके से चिराग की लो थरथराई। झोंका बेसबब नहीं था। रज़िया का जिस्म फिजा में तैरता हुआ खानकाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। क्या ये बेहोश है? मैंने हमजाद को मुखातब किया। हाँ, मसलहतन ये ज़रूरी था। हालांकि जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये जाग रही थी। हमजाद ने रज़िया के जिस्म को खानकाह के फर्श पर दराज करते हुए जवाब दिया। फिर हमजाद का साया उसके चेहरे पर लहराया। मैंने देखा कि रज़िया ने घबरा कर आंखें खोल दी। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। गालबन ये जगह उसके लिए कतई गैर मुतवक्का थी। फिर जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे मिली वो उछल पड़ी। तुम? वो इससे ज़्यादा कुछ ना कह सकी। हाँ मैं रज़िया, मैं एक बार फिर अधूरा हो गया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, मगर तुम्हारी दुनिया के खुदा ने मुझे अजाबों में गिरफ्तार कर दिया। मुझे इस बात की सज़ा दी गई कि मैंने तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश की, और तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कहता रहा और रज़िया किसी सहरज़दा की तरह मेरी आवाज़ सुनती रही। मैंने उसकी गुफ्तगू के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उसे वही तासर दूं जो उसे पहले दे चुका हूं। मैंने पहले खुद को उस पर किसी और ही दुनिया का फ़र्द ज़ाहिर किया था, और मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि मैंने पहले उससे झूठ बोला था। जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई, रज़िया एकदम उठ खड़ी हुई, मेरी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन हो गया है कि अब रज़िया मेरी बात नहीं टालेगी। ये ज़हार मुद्दआ का वक़्त था। रज़िया, मेरे होंठों को हरकत हुई। क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर कुर्बानी दे सकती हो क्या? मैंने जानकर अपना फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया और अपने फ़िक्रे का तासर उसके चेहरे पर तलाश करने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन के आसार थे, जिसमें कोई अंदाज़ा कायम ना कर सका। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? वो बड़बड़ाई जैसे खुद कलामी में मुब्तला हो। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत एक बार फिर आजमाइश चाहती है। तुम्हें मेरी तकमील करना है, अपने महबूब की तकमील, जिसने तुम्हारी मोहब्बत की खातर अपना जिस्म गंवा दिया। क्या तुम्हें फिर जिस्म चाहिए? वो वहशत ज़दा सी होकर चीखी। मैं अब तक अख्तर के खून में नहीं डूबी हुई लाश नहीं भूली। नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत का इम्तहान ना लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। रज़िया के इनकार ने जैसे मेरे रूह को वो नीम कर दिया। मुझे अपने मुस्तकबल के ख्वाब कुजलाते महसूस हुए। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। अब मैं तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं, मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा, और मुझे अपनी आवाज़ पर खुद भी हैरत हुई कि मैं इतनी ज़बरदस्त अदाकारी किस तरह कर ली। मैं फिर बोला, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर, जहाँ से मेरी कराहें और सिसकियाँ तुम तक ना पहुँच पाएँ। मैंने मोहब्बत की थी, गुनाह किया था। मैं उस गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। मेरा गिला एक बार फिर रुंध गया। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। रज़िया हज़ियानी अंदाज में चीखी। तुम मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं, और शायद इसीलिए तुम शादी कर रही हो। मैंने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब मेरी आवाज़ में हल्का सा तंज भी शामिल था। मेरा अंदाज बिल्कुल बर्दाश्तों का सा था। शादी? हाँ शादी, मगर नहीं, अब ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, और जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मुझे कोई ताकत इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, मेरी मोहब्बत को ठुकरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल से या अपने वजह से नहीं कर सकते।
مجھے معلوم تھا کہ رضیہ کے ان جملوں میں حمزاد کی پرسرار قوتوں کا کتنا دخل تھا، اس لیے میرے ان جملوں نے متاثر ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حقیقت کا علم مجھے ہی ہو چکا تھا کہ رضیہ نے مجھے بھلا دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بے وفاؤں کو لڑکیاں بھلا دیتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں نے اداکاری جاری رکھی اور میری اداکاری آخر لنگ لائی۔ میں نے رضیہ کو سرفراز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ سرفراز کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر سکوں۔ رضیہ نے سرفراز کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد طیش میں آ کر کہا تھا وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا تھا، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ اس نے وہ دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکے باز ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے اور وہ سزا اسے میں دوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ رضیہ آمادہ تو ہو گئی، لیکن اب ایک اور الجھن تھی۔ وہ سرفراز کے ساتھ نکاح کرنے پر ہرگز تیار نہیں تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہمارا پورا منصوبہ ہی ناکام ہو جاتا، جو کہ اس لیے بہت ضروری تھا، ورنہ ہم سخت خطرے میں گھر جائیں گے۔ پھر وہ بڑی منتوں سماجتوں اور سمجھانے بجھانے کے بعد سرفراز کے ساتھ نکاح پر تیار ہو سکی۔ صبح سے پہلے میں نے رضیہ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ چلتے وقت میں نے اس سے کہا تھا کہ بقیہ باتیں کل دن میں کسی وقت میں اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں نے دانستہ اس وقت کل رات کے بارے میں رضیہ سے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ حمزاد کیا پروگرام بنا چکا ہے۔ اس نے بھی مجھے تفصیل سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ حمزاد نے رضیہ کو بے ہوش کیا اور روانہ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں بھی نیند کروٹیں لینے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حمزاد رضیہ کو اس کی حویلی میں پہنچا کر کب واپس ہوا، کیونکہ اس سے واپسی تک میں گہری نیند کی آغوش میں سویا ہوا تھا۔ وہ پورا دن میں نے زیادہ تر سوتے ہوئے گزارا، اس لیے کہ حمزاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آئندہ رات ممکن ہے مجھے ایک لمحے بھی سونا نصیب نہ ہو۔ ایک بار جب وہ دوپہر کے بعد رضیہ سے مل کر واپس آیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اب تک رات کی تفصیلات اس سے معلوم نہیں کی تھیں، میں لا علم تھا اس نے رضیہ سے مل کر کیا پروگرام طے کیا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان رضیہ کا نکاح ہونے والا تھا۔ میں حمزاد سے یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ اس نے سرفراز کے قتل کے بارے میں کیا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی حمزاد نے کہا، آپ کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ رات ہوتے ہی میں آپ کو یہاں سے لے کر اس حویلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جہاں سرفراز ٹھہرا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کے کمرے میں پہلے ہی پہنچا دینا چاہتا ہوں جس کو سرفراز اس کے ساتھیوں نے شب عروسی کے لیے سجایا ہے۔ پھر جو ہوگا آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ فی الحال آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں سلا دوں، حمزاد نے پوچھا۔ نہیں، میں سو جاتا ہوں، میرا اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ تم پوری طرح مستعد اور چاقو چبند ہو، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب میں جاگا تو مجھے خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی اندازہ لگا لیا کہ میں خانقاہ میں نہیں ہوں۔ حمزاد میرے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے دانستہ بولنے سے اجتناب کیا تھا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں لانے سے پہلے آپ کو بیدار کر دوں۔ آپ اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے آپ کو آرام مل جائے۔ آپ نے اس وقت بولنے سے پرہیز کر کے ذہانت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ رضیہ اسی کمرے میں موجود ہے اور سرفراز چند لمحوں بعد یہاں داخل ہونے والا۔ میری آواز سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کی آواز سن کر یقیناً کسی شبے میں پڑ جاتا۔ آپ اس وقت خاموش ہی رہیں جب تک رضیہ سرفراز کو بے ہوش نہ کر دے۔ حمزاد کی گفتگو ہی کے دوران میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ حمزاد کی اطلاع کے مطابق وہ سرفراز ہی ہو سکتا تھا۔ حمزاد مجھے سرفراز کے کمرہ عروسی میں لے آیا۔ اس نے میرے سر کو ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سرفراز کی نظر پڑنا محال تھی۔ میرا سر پھولوں کے ایک ٹوکرے پر رکھا تھا جس میں اوپر تک پھول بکھرے ہوئے تھے، اور یہ ٹوکرا کمرے میں بائیں جانب رکھی ہوئی لکڑی کی بڑی سی الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے چھت اور سامنے والے روشن دانوں کے۔ میرے دل میں سرفراز اور رضیہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں بغیر کسی تامل کے
अपने सिलसिला तसव्वुर को छेड़ा। रज़िया दुल्हन के लिबास में बड़ी प्यारी लग रही थी। गोरा रंग, उस पर सुर्ख लिबास, फिर जेवरात ने तो उसके रंगो रूप को और चार चांद लगा दिए। रज़िया की आंखें बंद थीं, जैसे वो वाकई शर्मा रही हो। हालांकि मेरे इल्म में था कि रज़िया उसे कत्ल करने के लिए बेताब है, लेकिन वो जल्दबाजी करके मामला बिगाड़ना नहीं चाहती। कुछ ही देर में तकल्लुफ़ की फ़िज़ा ख़त्म हो गई और रज़िया ने आंखें खोल दी। कितनी प्यारी हो तुम, सरफराज ने कहा, लेकिन रज़िया ने अपना चेहरा छुपा लिया और सरफराज की हसरत दिल की दिल में ही रह गई। कुछ देर बाद तो सरफराज रज़िया के इस तरह बचने को उसके नाज़ो अंदाज पर महलूल करता रहा, लेकिन यह अरसा तवील ही होता चला गया। उस पर झंझलाहट सवार होने लगी। क्या पूरी रात इस तरह गुजार देंगे? उसने झंझला कर कहा, और फिर ना जाने उसके जी में क्या आया कि उसका लहजा अचानक नरम पड़ गया और वो बोला, रज़िया, ये रात फिर लौट कर नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें कबूल किया है। मैंने तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, उस बच्चे की जिम्मेदारी जिससे मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि उसकी रगों में तुम्हारा खून गर्दिश कर रहा है। ये फिक्रे सरफराज ने गालबन अपनी दानस्त में रज़िया को आराम करने के लिए कहे थे, मगर उनका भी रज़िया पर कोई खतरा ख्वाह असर नहीं हुआ। फिर उसके कुछ देर बाद ही वो कहीं से रात के 12 बजे के घंटनों की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही सरफराज के चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हों में उसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। उसने नहायत एहतियात से अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकाल लिया। देखो, प्यारा फूल है सरफराज। सरफराज ने रज़िया की तरफ फूल बढ़ाते हुए कहा। रज़िया पीछे हट गई। मैंने महसूस किया कि रज़िया फूल अपने हाथ में लेने से गुरेज कर रही है। फिर मैंने देखा कि रज़िया का एक हाथ तकिए के नीचे रेंग गया। उसके हाथ में भी गुलाब का फूल था। दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में हैं। हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, मगर ना तो मैंने अपना सिलसिला तसव्वुर मुंतक़े किया और ना हमजाद की बात का कोई जवाब दिया। मैं पूरी महवियत से वो मंजर देख रहा था। देखिए, ये फूल भी कितना प्यारा है, रज़िया पहली बार बोली, और ये कहते हुए उसने फूल सरफराज की नाक की तरफ बढ़ाया। हाँ, वाकई, लाओ ये फूल मुझे दे दो। लाओ हम अपना फूल का तबादला कर लें। तुम मेरे फूल की खुशबू सूंघो और मैं तुम्हारे फूल से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। ये कहते हुए सरफराज ने रज़िया के हाथ से फूल ले लिया और अपना फूल उसके हाथ में थमा दिया। सूंघो इसे, सरफराज की आवाज़ में मैंने बेचैनी महसूस की। देखो, मैंने तुम्हारे फूल सूंघ। सरफराज अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया, क्योंकि रज़िया का दिया हुआ फूल उसने अपनी नाक से लगा लिया था ताकि रज़िया भी उसका फूल सूंघने लगे। रज़िया ने उसके हाथ से फूल लेकर दाएं जानब रख दिया। फूल सूंघते ही सरफराज ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। तो मुझे ये फूल सूंघाकर बेहोश करना चाहता था, कमीने, रज़िया की गसीली आवाज़ सुनाई दी। और अब मेरी समझ में हमजाद का वो फिक्रा आया कि दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में हैं। रज़िया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वह फिर बड़बड़ाई, तो मुझे बर्दाफोशों के हाथों फरोख्त करना चाहता था, तो मुझे बेहोश करके उनके हवाले करना चाहता था। ये कहते हुए उसने सरफराज के जिस्म को सीधा कर दिया। रज़िया, अब देर न करो, वक्त बहुत कम है। मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, अब देर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस धोखेबाज को अभी जहन्नम रसीद करती हूँ। ये कहकर रज़िया मुड़ी और तकिए के नीचे से एक तेज़ धार चमकता हुआ खंजर निकाल लिया और उस वक़्त कमरे के दरवाजे पर 3 बार थोड़े थोड़े वक्फे से हल्की दस्तकें सुनाई दीं। रज़िया एक लम्हे के लिए चौंकी और उसका हाथ रुक गया। दस्तकों पर ध्यान मत दो रज़िया, मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमजाद ने रज़िया को मुखातब किया। हमजाद की आवाज़ सुनकर जैसे रज़िया में दोबारा ज़िंदगी लौट आई और उसने सरफराज के गले पर खंजर रख दिया। तुम अपनी मोहब्बत के अजीम इम्तहान में से गुजर रही हो और मुझे यकीन है कि तुम इस तरह पूरी उतरोगी। हमजाद की आवाज़ उभरी उभरी वो रज़िया को बराबर कत्ल की तरगीब दे रहा था। रज़िया ने चौंक कर पहले इधर उधर देखा और फिर सरफराज की गर्दन पर खंजर फेर दिया। सरफराज के गले से खरखर की आवाज़ें निकल रही थी और सफ़ेद चादर पर उसका गाढ़ा गाढ़ा था ताज़ा खून फैल रहा था। खून की एक तेज़ धार रज़िया के कपड़ों से भी टकराई और उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। तुम्हें इसकी पूरी गर्दन काटनी है और तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम यकीनन इस फरेबी का सर उसके जिस्म से जुदा कर दोगी।
हमजाद ने रज़िया को एक बार फिर तहरीक दिलाई, लेकिन इस मरतबा उसका फिक्रा रायगां चला गया। रज़िया के हाथों को हरकत ना हुई। रज़िया, हमजाद चीखा, होश में आओ, वरना मेरे साथ तुम भी अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी कर लोगी और फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया की मलका नहीं बना पाऊंगा। तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगे ना? रज़िया जैसे ख्वाब के आलम में बोली, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, दुखों की इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम्हारा हमारा हुक्म चलेगा। हमजाद ने बेताबी से कहा। और मेरे बच्चे को भी? रज़िया ने फिर सवाल किया। हाँ उसे भी, वो भी तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, मगर जल्दी करो। मेरे इल्म में था कि हमजाद को इतनी बेचैनी क्यों है, और अगर कुछ वक़्त और इस तरह गुजर जाता तो सरफराज की लाश ठंडी हो जाती और उसके जिस्म की हरारत ज़ाया होने के बाद सारा खेल ही ख़त्म हो जाता। हमजाद उसके जिस्म से मेरे कटे हुए सर को जोड़ ना पाता, क्योंकि ये मुमकिन ही ना होता। इस सूरत में उसके जिस्म से कोई रबत पैदा ना कर पाता। तजस्सुस और बेचैनी के ये लम्हे जितने तवील होते जा रहे थे, उतनी ही मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, रज़िया एकदम उठ खड़ी हुई और मेरी रूह लर्ज उठी। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और खुला हुआ खून आलूद खंजर उसके हाथ में था। सिर्फ चंद लम्हे, हमजाद ने बेचैनी से कहा। अगर इन चंद लम्हे रज़िया ने सरफराज का सर उसे जिस्म से जुदा ना किया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। फिर हमजाद ने रज़िया को पुकारा, रज़िया सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? अपने बच्चे को लेने। रज़िया जैसे ख्वाब में बोली, तुम पहले भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, मगर इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये बड़े नाजुक लम्हे थे। रज़िया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अगर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती तो ना जाने क्या सूरत हाल पेश आती। मैंने हमजाद के साए को उसके करीब लहराते देखा। वो उसकी राह में हायल हो गया और बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। तुम सरफराज का सर उसके जिस्म से जुदा किए बगैर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें फ़ौरन ये काम करना होगा। फ़ौरन इस पर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी का दारोमदार है। मैंने हमजाद की आवाज़ सुनी, लौटो, पीछे लौटो। रज़िया एकदम किसी सहरज़दा की तरह मुड़ी, जैसे वो गहरी नींद में चल रही हो। खंजर अभी उसके हाथ में था, लेकिन अब खंजर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। चंद ही लम्हों में वह सब कुछ हो गया जिसके लिए मैं कल से बेचैन था। हमजाद मेरे करीब आया और बगैर कुछ कहे उसने फूलों के टोकरे से मेरा सर उठाया और सरफराज के सरबरीदा जिस्म तक पहुंच गया। मेरे जहन में वो लम्हे ताज़ा हो गए जब मैंने अख्तर के जिस्म हासिल किया था। तकलीफ़ और अजियत के शदीद एहसास से मैंने आंखें बंद कर लीं और उसी लम्हे मैंने अपनी गर्दन पर ज़ोर का झटका महसूस किया, जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दी हो। मैंने चीखना चाहा, लेकिन जैसे कोई मेरी गर्दन पर तेज़दार खंजर फेर रहा हो। मैं ये अजियत बर्दाश्त ना कर सका और मेरा जहन तारीक होता चला गया। अपने हवास खोने से पहले मैं सिर्फ इतना देख पाया था कि रज़िया वहशतज़दा सी होकर दरवाजे की तरफ भागी थी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। फिर उसके पूरी चीख भी न सुन पाया था कि तकलीफ़ और अज़ियत ने मुझे आलमे बेखबरी में पहुंचा दिया। होश आने पर मेरी पहली नज़र अपने जिस्म पर पड़ी और तकलीफ़ के बावजूद मैंने अपने दिल में मसरत की लहर महसूस की। मेरे इल्म में था कि मुझे इस आलम में पूरे 40 दिन गुजारने हैं और ये दुख भरे दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर मुझे नई ज़िंदगी मिल जाएगी, नई और भरपूर ज़िंदगी। फिर मैं अपनी तशन्ना ख्वाहिशात पूरी कर सकूँगा, चंद दिन सुकून का सांस ले सकूँगा। हमजाद मेरे करीब ही मौजूद था। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारे से मुझे मना कर दिया। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मैं फौरी तौर पर रज़िया के बारे में जानना चाहता था कि उस पर क्या गुजरी है, और इस गर्ज से मैंने हमजाद को मुखातब करने की कोशिश की। आपके जहन में जो तजस्सुस और उलझन है उससे बखूबी मैं आगाह हूँ, लेकिन फिल वक़्त आपके लिए बोलना खतरे से खाली नहीं। आपको नए जिस्म से रबत पैदा करने के लिए सब्र व तहम्मुल का सबूत देना होगा। मेरा मशवरा है कि आप अपने जहन से तमाम सवालात को झटक दें। इस हालत में आपका जहन उसका मुस्तमिल नहीं हो सकता कि आप ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकें। 2-4 दिन गुजर लेने दीजिए, फिर आपकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी और आपको आपके सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। हमजाद की नरम आवाज़ सुनाई दी। उसने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में मुझे समझाया था, इसलिए मैंने तजस्सुस और उलझन के बावजूद उसका मशवरा कबूल कर लिया। वो 3 दिन मैंने किस अजाब में बसर किए बयान से बाहर है। मैं मुसलसल होश व बेहोश की कैफियत में रहा। ये तकलीफ़ व अज़ियत
पहले की निस्बत ज़्यादा थी, जिसका सबब बाद में मुझे मालूम हो सका। हमजाद ने मुझे बताया कि उसकी वजह यह थी कि सरफराज का जिस्म इस हद तक गर्म ना रह सका था जिस कदर ज़रूरत थी, और उस नए जिस्म से रबत पैदा करने में इसलिए मुझे इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा। तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती और मेरे मुंह से कराहें निकलने लगती तो हमजाद मुझे बेहोश कर देता और फिर कुछ देर बाद होश में ले आता, क्योंकि तवील बेहोशी मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती थी। इसलिए मजबूरन अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तकलीफ़ की शिद्दत इस कदर थी कि मैं सवाए तकलीफ़ के मुतल्लक सोचने के और कुछ ना सोच पाता था। इस अरसे में मेरे जहन से रज़िया के बारे में सारा तजस्सुस ख़त्म हो गया था। जब आदमी की अपनी ज़िंदगी ख़तरे में हो तो वह दूसरों के बारे में कुछ कम ही सोच पाता है, चाहे उस शख्स से उसका कितना ही गहरी जज्बाती रिश्ता हो, जिसके बारे में वो कुछ जानना चाहता हो। 3 दुख भरे दिन गुजरने के बाद मुझे कुछ सकून का महसूस हुआ। इस दौरान मैंने हमजाद को भी सख्त अज़ियत में मुब्तला देखा था। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती, मैं महसूस करता कि वो भी मेरी तरह दुख में बराबर का शरीक है। आदमी भी अजीब शय है, किसी दूसरे को भी अपने साथ तकलीफ़ में मुब्तला देखकर उसका हौसला और बढ़ जाता है और वह मज़ीद मसाइब बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। यही कैफियत कुछ मेरी भी थी। मुझे हमजाद को तकलीफ़ में मुब्तला देखकर एक अजीब से सकून का एहसास हुआ और मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और हस्ती भी मेरे साथ है। मैंने ये 3 दिन गुजर जाने के बाद महसूस किया कि मैं अपने जिस्म को मामूली सी हरकत दे सकता हूँ। मैंने अपना दायां हाथ उठाने की कोशिश की और मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैंने अपनी कोशिश तर्क कर दी और अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा। अभी अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश ना कीजिए। हमजाद ने महसूस कर लिया कि मैं अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमजाद ने बेमुश्किल कहा कि मुझे उस वक़्त खुद अपनी आवाज़ अजनबी सी लग रही थी, जैसे किसी बच्चे की बारीक आवाज़। 7वें दिन मैंने खुद को इस काबिल किया कि बोल सकूं। इस एहसास के साथ ही मेरे जहन में भूले हुए सवालात ताज़ा हो गए और मैं उनके जवाबात मालूम करने के लिए बेताब हो गया। मैं रज़िया के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक बार फिर बेचैन हो गया और मेरी बेचैनी हमजाद से छुपी हुई नहीं थी। फिर हमजाद ने मुझे रज़िया के बारे में जो कुछ बताया उसने मुझे सख्त मुज़तरब कर दिया। वो वाक़यात ही ऐसे थे। ये दिन कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे ये दिन, मैंने बेताबी से कहा। जहाँ इतने दिन बीत चुके हैं ये दिन भी गुजर जाएंगे। हमजाद ने मुझे तसल्ली दी। रज़िया को तबाह नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं, वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं बोला, फ़िलहाल तो मैं ऐसी हालत से दो चार हूँ कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं कर सकता। मेरे इम्कान में सिर्फ ये है कि अगर उसके बारे में कुछ मालूम भी हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लूँ। इसलिए मैं उस वक़्त इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, वो तबाह होने से बची भी है या नहीं, वो दुनिया ही ऐसी है जहाँ सिर्फ जान देकर इज़्ज़त व आबरू को महफूज किया जा सकता है। हमजाद के लहजे में उदासी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंतहाई कदम उठा चुकी हो। हमजाद, अगर ऐसा हुआ तो मैं इन बाज़ारों और गली कूचों को जहन्नम का नमूना बना दूंगा। मेरी आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। नहीं, वो अभी ज़िंदा है, हमजाद ने जवाब दिया। फिर मुझे जैसे कुछ याद आया। मैं बड़बड़ाया, मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। आपका अज़तराब और बढ़ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। बेहतर यही है कि 40 दिन गुजर जाने दें, उससे पहले हम उसके लिए कुछ भी ना कर पाएंगे। और अगर उसे आपने किसी मुसीबत में मुब्तला देखा तो आपकी रूह और भी मुज़तरब हो जाएगी। बेबसी और मजबूरी का एहसास और शिद्दत इख्तियार कर लेगा। ये भी जानता हूँ कि आपकी तसव्वुर की कुव्वत को मुतहर्रिक करके उसे देख सकते हैं कि वो किस हाल में है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऐसा ना करें। हमजाद के लहजे में दरख्वास्त थी, गुजारिश थी, लिहाजत थी। वो जो कुछ कह रहा था उसमें मेरी ही बेहतरी थी। मैंने खुद पर जबर करके उसकी बात मान ली। वो मेरी तरफ तशक्कुर अमीज़ नज़रों से देखने लगा और फिर एक रोज़
मुबारक हो आपको, आपने दुख भरे 40 दिन गुजार लिए। नई जिंदगी मुबारक हो, हम आज ही ये शहर छोड़ रहे हैं। हमजाद की आवाज़ में खुशी का अंसर शामिल था। मेरे सामने इस वक्त अनवाक शाम के खाने चुने हुए थे। मैं कुछ ही देर पहले गुस्ल करके नए कपड़े पहन चुका था। मुझे याद है कि जब पहली बार मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मैंने एक ऐसी मसरत महसूस की जैसे सारी कायनात मेरी झोली में आ पड़ी हो। मैंने खुशी से पागल होकर हमजाद को गले लगाना चाहा था और इसी खुशी में खुद ही अपने दोनों बाजू फिजा में लहरा कर रह गया, क्योंकि हमजाद जो कि मौजूद मादी नहीं था। ये शाम का वक़्त था। खानका में हल्का हल्का धुंधलका फैलने लगा। हमजाद ने चिराग रोशन कर दिया। ये सफ़र हम किस तरह तय करेंगे? मैंने हमजाद से दरियाफ़त किया। जैसे आप चाहेंगे। आज मसरतों का दिन है। आज हमें एक नई ज़िंदगी मिली है। आज के दिन खदशों और वसवसों का दिन नहीं। हमजाद ने जज्बात में जवाब दिया। हम जिस कदर जल्द रज़िया तक पहुंच जाएं बेहतर है। मैं अब ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। मुमकिन तो ये भी है कि हम आज ही वहां पहुंच जाएं। हमजाद ने जवाब दिया। तो फिर हमें आज ही वहां तक पहुंच जाना चाहिए, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। एक बार फिर मैं सहरो अफसों की सरजमीन तक पहुंच चुका था, बंगाल, जहां उससे बेशतर मुझे सिर्फ चंद दिन गुजारने का मौका मिला था, और वो भी इंतहाई हमगामी हालात में। मैंने बंगाल को बहुत जल्द छोड़ दिया था। मैंने लोगों से सुना था कि बंगाल की मिट्टी अपनी तरफ खींचती है। मुतअद्दिद अशआर में भी मैंने उस सिलसिले में पढ़े थे, लेकिन इससे पहले मुझ पर ऐसा कोई तासर कायम नहीं हुआ था। इस बार मैंने बंगाल को महसूस किया। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के हसीन दिन और खूबसूरत रातें गुजारी। यहाँ मैंने मौत और ज़िंदगी का खेल खेला। अगर बदायूं के बाद किसी शहर के गली कूचों, दरो दीवार और बाज़ारों की खुशबू से मैंने मोहब्बत की है तो वो शहर कलकत्ता है। बंगाल का दिल कलकत्ता। सरफराज के जिस्म से रबत पैदा करने के दौरान मुझे रज़िया के बारे में जिस बात ने फ़िक्र व तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था, वो बात ही कुछ ऐसी थी जिसने मेरी रूह को बेचैन कर दिया था। इसी वजह से मुझे जल्द अज जल्द कलकत्ता पहुंचने की ख्वाहिश थी। मेरी कटी हुई गर्दन को सरफराज के जिस्म से आहंग होते देखकर रज़िया वहशतज़दा हो गई थी। उस वहशतनाक नज़ारे ने उसके हवास गुम कर दिए थे और वो अपने अंजाम से बेखबर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सरफराज ने निसफ शब गुजरने के बाद जिन लोगों को वहां बुलाया था और जिनसे वो रज़िया के खूबसूरत जिस्म की निसफ रकम भी वसूल कर चुके थे, वो लोग बाहर उसी ताक में बैठे थे कि कब दरवाज़ा खुले और कब सरफराज उन्हें अंदर बुलाकर बेहोश जिस्म को उनके सपुर्द करे। उन्होंने सोचा ये था कि मुमकिन है लड़की को बेहोश करने में सरफराज को कुछ वक्त लग गया हो, वो काबू में ना आई हो। इसलिए दरवाजे पर 3 बार दस्तक देने और कोई जवाब ना मिलने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं हटे थे। फिर जैसे ही रज़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, उन्होंने उसे छाप लिया। रज़िया उसी वक्त चीखी भी थी और वही चीख बेहोश होने से पहले मैंने सुनी थी। उन लोगों ने यह समझा कि रज़िया सरफराज के काबू में नहीं आ सकी, वो फरार होने की कोशिश में है। रज़िया थी भी इस वक्त वहशतज़दा, इसलिए उसका यह सब सोचना हक बजानब था। वो बर्दाफरोश रज़िया को अगवा करके उसी रात बदायूं से फरार हो गए। फरार होने के इंतज़ामात वो पहले ही कर चुके थे। वो लोग रज़िया को लेकर किसी तरह कलकत्ता पहुँच गए, जहाँ उन्होंने एक बड़े डेरे पर तवाइफ के हाथों रज़िया को फ़रोख्त कर दिया, और इस तरह रज़िया एक शरीफ ज़ादी से कलकत्ता के बहू बाजार की रौनक बन गई। रज़िया इन लड़कियों में से नहीं थी जो हालात से जल्द मसालहत कर लेती हैं। नए हालात में रज़िया ने ज़बरदस्त मदाफ़त का सबूत दिया। कोशिश के बावजूद अब तक वह तवाइफ रज़िया को राम करने में कामयाब ना कर सकी थी। रज़िया को अब तक सख्त पहरे में रखा गया था और उससे मिलने की किसी को इजाज़त ना थी। सिर्फ वह तवाइफ और उसके कुछ गुर्गे ही इस बात से वाकिफ थे कि बहू बाजार में एक हसीन फूल का अजाफा हो चुका है। तवाइफ ज़हीन, समझदार और ज़माना साज थी। वो जानती थी कि तशद्दुद के ज़रिए वो रज़िया को किसी बात पर आमादा नहीं कर सकती, इसलिए उसने रज़िया को हमवार करने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए थे। उन्हीं ज़राए में एक ज़रिया दलाल बजदगी था। दलाल बजदगी जो कलकत्ते के आला तबके में देवताओं की तरह पूजा जाता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो बड़ी पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है, लेकिन दलाल बनर्जी तक रसाई हासिल करना
कोई मामूली बात नहीं थी। वो तवाइफ जिसका नाम ममता बेगम था काफ़ी दिन से इस कोशिश में थी कि किसी तरह दिलाल बनर्जी सिर्फ एक बार उसके कोठे तक आ जाए। वो उससे पहले भी दिलाल बनर्जी को एक और लड़की के सिलसिले में इस्तेमाल कर चुकी थी। रज़िया के मुकाबले में मुमताज़ पर उस पर आमादा थी। उसने कई बार दलाल के पास पैगामात भेजे थे, लेकिन दलाल ने अब तक अपनी रजामंदी का इजहार नहीं किया था। जिस दिन में वो बदायूं से कलकत्ता के लिए रवाना होने वाले थे, हमजाद ने मुझे बताया कि दलाल बनर्जी ने आज रात मुमताज़ के कोठे पर आने के लिए हामी भर ली है, और ये इत्तला पाकर मैं बेचैन हो गया। हमजाद ने मुझे रात होने से कबल कलकत्ता पहुंचा दिया था, और पहुंचने ही में उसने बहू बाजार चलने की फरमाइश की थी। मेरे जिस्म पर रईसजादों का सा लिबास था और हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी। ये वही अंगूठियां थी जो सरफराज पहने हुए था, और अब सरफराज के जिस्म के साथ साथ मेरी मलकियत बन चुकी थी। मैं बहू बाजार पहुंचा तो बाजार की रौनक जागने लगी। ये तकरीबन 7 बजे का वक़्त था। मैं फ़ौरन इसलिए यहाँ पहुँचा था कि दिलाल बनर्जी के वहाँ आने से पहले अपना रंग जमा लूँ। मेरे दिल को उस वक़्त काफ़ी दिन बाद शरारत सूझ रही थी। एक तवील अरसे के बाद मेरी आना की तस्कीन का सामान हो रहा था। मैं बड़े रोब और मकनत के साथ आगे बढ़ रहा था। एक फिटन फुटपाथ के करीब आकर रुकी, और उसमें से 3-4 नौजवान कूद कर फुटपाथ पर खड़े हो गए। उन नौजवानों के अजीब से लिबास ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा किया। उनकी हैबत ही ऐसी थी कि उन्हें देखकर आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो अपने जिस्मों पर लंबे लंबे गीरो अलबादे उड़े हुए थे, और उनके हाथों में लकड़ी की बेहंगम से स्याह डंडे थे। वो लोग जैसे ही फिटन से कूदे, उन्होंने एक हल्का सा बना लिया, बिल्कुल इस तरह जैसे अब फिटन से कोई बहुत अहम शख्सियत बाहर आने वाली हो, और वो नौजवान उसके बॉडीगार्ड हों। नौजवान की गर्दनों में बड़े बड़ी मालाएं और पाँव में खड़ाऊं थे। मेरे कदम खुद ब खुद वहाँ रुक गए, और मैं भी दूसरे लोगों के साथ ये अजीबो गरीब तमाशा देखने में महू था। फिर मैंने देखा कि एक और सुर्ख सफ़ेद नौजवान फिटन से उतरा और बाहर खड़े हुए नौजवानों के साथ झुक गए। उस नौजवान के जिस्म पर भी वैसा ही लिबास था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसका लिबादा रेशमी था। उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मेरे करीब खड़े हुए किसी शख्स ने अपने साथी से कहा, दिलाल बनर्जी, और मैं बेसाख्ता चौंक पड़ा। नया जिस्म हासिल करने के बाद खुद मेरा एतमाद बढ़ गया था, इसलिए मैंने बहूज़ बाज़ार पहुंचकर हमजाद को रुखसत कर दिया। मगर उससे पहले मैं हमजाद से मुमताज़ बेगम के कोठे का पता मालूम करना नहीं भूला था। हमजाद ने मुझे जिस इमारत का पता बताया, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में मेरी तमाम तर तवज्जो उन अजीबो गरीब मलबूस वाले नौजवानों ने अपनी तरफ मबजूल कर ली, और फिर ये जानकर तो मेरे तमाम हवास बेदार हो गए कि मुझे आइंदा जिस शख्स की पुरसरार कुव्वतों का सामना करना है, वो मुझसे चंद कदम के फासले पर मौजूद है। दिलाल बनर्जी फिटन से उतर कर रुका नहीं था। चारों नौजवान उसके गिर्द हल्का सा बनाए इसलिए हुए एक तरफ बढ़ रहे थे कि फुटपाथ पर भीड़ तो पहले ही काफ़ी थी, लेकिन अब में कुछ अजाफा हो गया था। उसी भीड़ के दरमियान से दिलाल बनर्जी उसके साथ गुजर रहे थे। वो इमारत अभी दूर थी जिसके बारे में हमजाद ने निशानदाही की थी, और ये तो मेरे इल्म में ही आ चुका था कि दिलाल बनर्जी की मुमताज़ बेगम का कोठा है। तो फिर वो इससे पहले ही फिटन से क्यों उतर गया, और उसने वहाँ तक पैदल जाना क्यों पसंद किया? इस सिलसिले में सिर्फ इतना क्यास किया था कि दिलाल बनर्जी नुमाइश पसंद शख्स है, वरना वो इस जगह तक अपनी फिटन में पहुँच सकता था। अलबत्ता बर वक़्त ज़रूर पहुँच गया था। मैं दिलाल बनर्जी और उसके साथियों के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि मेरी भी वही मंजिल थी जहां उन्हें पहुंचना था। उन लोगों के साथ साथ चलते हुए जो अभी अजीब बात मैंने पहली मर्तबा महसूस की, वो ये थी कि उनके चलने का अंदाज तमाम आदमियों से बड़ा मुख्तलिफ था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो ज़मीन पर पाँव नहीं रख रहे और आगे की तरफ बहे जा रहे हों। उनकी चाल में एक अजीब सा बहाव था। वो अपने पाँव में खड़ाऊँ पहने हुए थे, लेकिन मैंने करीब तर होकर भी खड़ाओं की आवाज़ नहीं सुनी। मुमकिन है इस बात को दूसरे लोगों ने भी महसूस किया हो जो उन्हें देखने के लिए फुटपाथ पर खड़े हुए थे। कुछ देर बाद मेरे कदम खुद ब खुद रुकने लगे। मंजिल आ चुकी थी। दिलाल बनर्जी उसके साथी जीने की तरफ बढ़े और चंद लम्हे का वक्फा देकर मैं
मेरे कदम भी उसी सिमत उठे। वो जीने की सीढ़ियां तय करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे और उनसे कुछ फासले पर मैं भी धड़कते हुए दिल के साथ जीने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ पलटकर नहीं देखा था, हालांकि जीना मेरे कदमों की चाप से गूंज रहा था। उनके पीछे आने वाला सिर्फ मैं ही था। जीने में रोशनी किस कदर कम थी, क्योंकि जीने के ऊपर दीवार में लगी हुई लालटेन की लो मदम थी। इस माहौल में उनके लंबे लंबे लिबादे और उनके वजूद मुझे बड़े अजीब और पुरस्रार लग रहे थे। खिलाफे तवक्का इस वक्त हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, सवाए मेरे कदमों की चाप के कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। मैं उससे पहले भी मीरठ में दहली बाजार जा चुका था, मगर वहाँ की गहमा गहमी, शोर और हंगामे में मैंने ज़िंदगी महसूस की थी कि वो भी तवाइफ़ों का बाजार था, और ये भी, मगर ये दहली बाजार से बहुत मुख्तलिफ था। ना यहाँ तबले की थाप सुनाई दे रही थी, ना घुंघरों की छन छन, लेकिन उसकी वजह कुछ और भी थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। वो पूरी इमारत ही मुमताज़ बेगम की थी, और अभी उसने रंगो आहंग की महफिल का आगाज़ नहीं किया था। अमूमन इन बाज़ारों की एक ही इमारत में कई कई तवाइफ़ों के कोठे होते हैं, लेकिन मुमताज़ बेगम दूसरी तवाइफ़ों से मुख्तलिफ थी। उसके कोठे पर शहर के सिर्फ वही लोग कदम रखने की जुर्रात कर सकते थे जिनका ताल्लुक आला तबके से हो और उनकी जेबें खासी भारी हों। ये बात उन दिनों की है जब रईसजादे तवाइफ़ों के कोठों पर तहजीब व अखलास का दर्स लेने जाते थे। आज उस दौर में ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, मगर इस वक्त ऐसा ही था। तवाइफ़ों की भी अपनी एक तहजीब होती थी, उनके भी असूल थे, उन्हें भी मुआशरे की ज़रूरत तसव्वुर किया जाता था।